Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 25th of August 2021. तो 25 अगस्त 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर साइड। इसके अलावा आपको पूरे नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे TEMSIS.com में। ये हमने नया स्टार्ट किया ताकि आप सबको नोट्स भी अवेलेबल रहें जो भी हमने पढ़ाया है। वहाँ वेबसाइट में कुछ नई चीज़ें भी मैंने की, जैसे कि वहाँ पे मैप ऑफ द डे और ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप ने नहीं देखा अभी तक वेबसाइट तो आप जाके देख सकते हैं TEMSIS.com। एंड इसके अलावा हमारा आप टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर सारा जो हैंडल्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार वेबसाइट आप विजिट करिए, आपको वहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। यू विल गेट एवरीथिंग देयर नाउ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले आज के सवाल। पहला सवाल है, मोस्ट वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज इनमें से कहाँ लोकेटेड हैं? ए ऑप्शन इज द इंटरजंक्शन ऑफ हाई माउंटेन स्ट्रेचेज अलोंग द कॉन्टिनेंटल बेल्ट्स। दूसरा है विद इन द प्लेट्स। तीसरा है प्लेट मार्जिन्स। या चौथा है लिटोरल जोन्स ऑफ द मेजर ओशियंस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनो। अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अर्थक्वेक नॉर्मली अकर्स along with the volcanoes। दूसरा है volcanoes occurs only where ocean crust collide with the continental crust। तीसरा है volcanoes are one of the best sources of sulfur। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2, 1, 2 and 3। Question number 3 is the thickness of the troposphere is greater than at the equator than at the poles because of। तो क्यों थिकनेस ज़्यादा होती है ट्रोपोस्फेयर की इज एट द इक्वेटर रादर देन एट द पोल्स? आपको रीज़न बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज रोटेशन ऑफ द अर्थ पुशेस द एटमॉस्फेयर नियर इक्वेटर टू ग्रेटर हाइट्स। दूसरा है कन्वेक्शन करेंट्स लीडिंग टू द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द इक्वेटर। कन्वेंशन करेंट्स लीडिंग टू द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द इक्वेटर। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। पॉज करके आप अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा ना। लेट मी टेल यू द आंसर्स। मैं आपको आंसर बताता हूँ। पहला यही मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर क्यों ज़्यादा होती है एट इक्वेटर रादर देन एट द पोल। इसका रीज़न है कि रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन से क्या है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो लगता है, उसके बाद जो है एटमॉस्फेयर के नियर इक्वेटर जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा रहती है और ये आपके पोल पे कम रहती है। दूसरा कन्वेक्शन करंट भी सही ऑप्शन है, दोनों ही सही हैं, दोनों रीज़न सही हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे अर्थक्वेक वोल्केनो के रिगार्डिंग, तो देखो अर्थक्वेक वोल्केनो में दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब देखो एक और अच्छी चीज़ मैं आपको जब प्रीलिम्स का आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है वोल्केनोज अकर्स ओनली व्हेन ओशन क्रस्ट कलाइड्स विद द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने स्टेटमेंट में एक एक्सट्रीम वर्ड दे दिया ओनली, मतलब ये एक ही कंडीशन है, इसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन नहीं है। तो ये अमूमन तौर पे ये स्टेटमेंट्स गलत हो। जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ओनली, ये अमूमन गलत होते हैं, क्योंकि एक दो केस तो और रहते ही रहते हैं हमेशा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखो, हमेशा नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये स्टेटमेंट जो ओनली, इस तरह का एक्सट्रीम हो गया, इट इज़ दी ओनली रीज़न, इट इज़ दी ओनली वे, इस तरीके से कुछ भी ऐसा लिख दिया तो वो गलत होता है अमूमन। तो यहाँ पे आप जैसे ही एलिमिनेट करोगे सेकंड स्टेटमेंट को, आपने एलिमिनेट किया तो आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। देखो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मतलब आंसर आपका 1 and 3 हो जाएगा। तो ये एलिमिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था इंटरजंक्शन ऑफ हाई माउंटेन स्ट्रेचेज अलॉन्ग द कॉन्टिनेंटल बेल्ट्स, ये सॉरी मोस्ट वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स कहाँ होते हैं? तो इसका आंसर है सी, यानी कि प्लेट मार्जिन्स में। प्लेट मार्जिन्स में मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स आर देयर इन द प्लेट मार्जिन्स। तो आंसर हो जाएगा सी, प्लेट मार्जिन। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट इज NAFRS सिस्टम। व्हाट इज NAFRS सिस्टम आपको बताना है। एंड दिस इज टुडेज आर्टिकल एज वेल, एडिटोरियल है, मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज NAFRS सिस्टम, व्हाई इट विल डू मोर हार्म देन गुड। क्यों ये ज़्यादा नुकसान करेगा, अच्छा करने से ज़्यादा ये नुकसान करेगा। डिस्कस हाउ दिस टेक्नोलॉजी कैन बी अ
थ्रेट। आपको बताना है कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी एक थ्रेट हो सकती है। अब ये आज का एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन है, आज का एडिटोरियल सुन लेना, उसमें आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग लिखना। मैं एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्टिंग में एडिटोरियल से ही करनी ज़रूरी है। कल आप लोगों ने आंसर लिखा था, कई लोगों ने वेबसाइट पे आंसर्स अपलोड भी किए थे, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है आप लोग लिख रहे हैं, है ना। एंड वी विल गिव शाउट आउट, हम उसको देखेंगे भी, एक बार रिव्यू करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सबसे अच्छा आंसर किसने लिखा। आप लोग लिखते रहिए, व्हाट इज NFRS सिस्टम, व्हाई इट विल डू मोर हार्म देन गुड, डिस्कस हाउ दिस टेक्नोलॉजी कैन बी अ थ्रेट। लेट्स मूव टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। आज की पहली न्यूज़ है भुवन युक्त धारा पोर्टल। अब ये भुवन युक्त धारा पोर्टल क्या है, तो इसका आंसर सिंपल सा है कि ये एक जियो स्पेशियल प्लानिंग पोर्टल। याद रखिएगा ये क्या है, जियो स्पेशियल प्लानिंग पोर्टल। पहले तो ये आप याद रखिए कि अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्टली यही क्वेश्चन और यही ऑप्शन रहेगा। वो आपसे पूछेगा कि भुवन युक्त धारा पोर्टल क्या है, तो याद रखिएगा आपका ये जियो स्पेशियल प्लानिंग पोर्टल है। याद रखिएगा जियो स्पेशियल प्लानिंग पोर्टल है। दूसरा वो मिनिस्ट्री पूछ सकता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। याद रखिएगा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है, रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। एंड ये बेसिकली हेल्प किस में करेगा, इट विल हेल्प इन फैसिलिटेटिंग द न्यू मनरेगा एसेट्स। तो ये फैसिलिटेट करेगा नए मनरेगा एसेट्स को यूजिंग रिमोट सेंसिंग जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सिंस ये एक जियो स्पेशियल प्लानिंग पोर्टल है, इसलिए ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा जो जियो स्पेशियल प्लानिंग से रिलेटेड होंगी, जैसे कि रिमोट सेंसिंग से का यूज़ करेगा लोकेशन के बारे में जानने के लिए। देन जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS का यूज़ करेगा, ठीक है ना। एंड इसके द्वारा क्या करेगा, ये फैसिलिटेट करेगा नए मनरेगा एसेट्स को, नए मनरेगा एसेट्स को फैसिलिटेट करेगा। इसके अलावा ये जो पोर्टल है ये सेव करके रखेगा रिपोजिटरी ऑफ जियो टैग्स। तो जियो टैग्स की एक रिपोजिटरी सेव करके रखेगा, क्रिएटेड अंडर वेरियस नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये एक रिपोजिटरी डेटाबेस बना करके भी रखेगा जियो टैग्स का। जियो टैग क्या होता है, जैसे मान लो कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसकी आपने ज्योग्राफिकल टैगिंग कर दिया, आपने उसको टैग कर दिया, तो जियो टैग्स की एक रिपोजिटरी बना करके रखेगा कि कौन कौन सी लोकेशन है जिनकी जियो टैगिंग हुई है, कौन से एसेट्स हैं जिनकी जियो टैगिंग हुई है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा द नेम, जिसका जो नाम है युक्त धारा, तो युक्त इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम योजनम, यानी कि प्लानिंग। युक्त जो है वो युक्ति यानी योजना यानी प्लानिंग से डिराइव्ड है, एंड धारा मीन्स फ्लो। तो प्लानिंग का एक प्रॉपर फ्लो हो सके, फॉर दैट रीज़न इसका नाम युक्त धारा रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो रिगार्डिंग श्री नारायण गुरु के रिगार्डिंग है। श्री नारायण गुरु के बारे में एक आर्टिकल कल मैंने पढ़ा था, लेट मी टेल यू अबाउट दैट। तो श्री नारायण गुरु का जो टाइम पीरियड है वो 1856 से 1928 के बीच का पीरियड है। ही वॉज अ फिलोसोफर, स्पिरिचुअल लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इंडिया में लीड किए उन्होंने, स्पेशली अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट रिडन सोसाइटी ऑफ केरला। केरला में कास्ट रिडन सोसाइटी का जो इनजस्टिस था उसके अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया था। एंड ही वांटेड टू प्रमोट द स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट एंड सोशल इक्विटी। तो सोशल इक्वालिटी को और स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट दोनों को ही वो प्रमोट करना चाहते थे। प्रमोट द स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट एंड सोशल इक्वालिटी, याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। श्री नारायण गुरु, ही वाज अ फिलोसोफर, स्पिरिचुअल लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर। ही वॉज इन द फोर फ्रंट ऑफ मूवमेंट ऑफ यूनिवर्सल टेम्पल एंट्री। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट में भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एंड ही वॉज अगेंस्ट ऑल द इल्स, ऑल द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द अनटचेबल्स एंड ऑल। जो उस समय अनटचेबल्स कहे जाते थे, जिनको अनटचेबल्स बोलते थे, उनके अगेंस्ट होने वाले सारे इनजस्टिस के अगेंस्ट थे। ही गेव द स्लोगन ऑफ वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ऑल। तो उन्होंने कौन सा स्लोगन दिया था, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ऑल। एंड बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि ये देखो जो समाज में जितने लोग डिस्क्रिमिनेशन फैलाते हैं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, है ना। कोई ऊंचा या नीचा, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। एवरी वन इज़ मेड इक्वल बाय द ऑल माइटी गॉड। तो गॉड ने सबको बराबर बनाया। दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, एंड यही चीज़ प्रमोट करते थे श्री नारायण गुरु।
In 1888 he built a temple dedicated to Lord Shiva at Aruvipuram. अरुविपुरम में उन्होंने एक टेम्पल बनवाया था जिसको डेडिकेट किया था लॉर्ड शिवा को, एंड दिस वाज अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द टाइम। तो उस समय जो कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस थे उसके भी अगेंस्ट था ये टेम्पल, तो दैट इज़ वेरी गुड। एंड द सोशल प्रोटेस्ट ऑफ वाईकॉम सत्याग्रह, एक और इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह हुआ था वाईकॉम सत्याग्रह बोलते हैं, 1924 to 25 के बीच में ये हुआ था। इट वॉज एन एजिटेशन बाय द लोअर कास्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इन द हिंदू सोसाइटी ऑफ त्रावणकोर। तो त्रावणकोर में होने वाले उस समय डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट था ये वाईकॉम सत्याग्रह 1924 से 1925 के बीच में, ये आप याद रखिएगा। एंड श्री नारायण गुरु की जो फिलॉसफी थी वो ये थी कि इक्वालिटी को प्रमोट करना, ही टॉट इक्वालिटी। एंड उन्होंने ये बिल्कुल कहा था कि जो ये सोसाइटी है उसमें लड़ाई झगड़ा क्रिएट करने का काम करता है डिस्क्रिमिनेशन, एंड दैट शुड नॉट हैपन, ये सोसाइटी को वीक करता है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, इकोनॉमिक क्राइटेरियन नॉट द सोल बेसिस फॉर क्रीमी लेयर। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक रूलिंग दी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि केवल और केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया को आप क्रीमी लेयर का बेसिस नहीं बना सकते हैं। ओनली इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी द बेसिस फॉर क्रीमी लेयर। तो कोर्ट ने कहा है द क्रीमी लेयर वुड इंक्लूड पर्सन्स फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस. Creamy layer would also include persons from backward classes who occupied higher posts like civil services, IAS, IPS, all India services, and have reached a higher level of social advancement and economic status, and therefore were not entitled to be treated as backward. तो अब इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत अब ऐसे लोग भी इंक्लूड होंगे जो लोग जिन लोगों ने IAS, IPS, ऑल इंडिया सर्विसेज अटेन कर ली है एंड उन्होंने हायर लेवल ऑफ सोशल एडवांसमेंट अटेन कर लिया है। केवल और केवल इकोनॉमिक स्टेटस को आप क्राइटेरिया नहीं बना सकते हैं फॉर बीइंग अ क्रीमी लेयर पर्सन। केवल और केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं देखना। आप हो सकता है कई बार इकोनॉमिकली आप वीक रहें लेकिन आपने एक ऐसी पोस्ट अटेन कर ली हो जो कि आपके सोसाइटी में हायर स्टेटस को बढ़ाती है, तो फिर आपको क्रीमी लेयर के अंतर्गत ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। केवल और केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्चुअली में ये जो है ये इंदिरा साहनी जजमेंट जो 1992 का इंदिरा साहनी जजमेंट है उसके अगेंस्ट है। अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया लेते हैं तो वो इंदिरा साहनी जजमेंट के अगेंस्ट है, क्योंकि इंदिरा साहनी जजमेंट जो कि 1992 का जजमेंट है वो खास तौर पे कहता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, और क्राइटेरिया इकोनॉमिक क्राइटेरिया तो अलग ही है, लेकिन आपको मेन ये देखना है कि क्या सोशल एडवांसमेंट उस व्यक्ति का हुआ है या नहीं हुआ है। मेन चीज़ है कि सोशल एडवांसमेंट अगर हुआ है तो फिर उस व्यक्ति को आप क्रीमी लेयर में ट्रीट करोगे। एक्चुअली में हरियाणा में बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एंड एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट आया था 2016 का, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कर दिया कि ऐसे कम्युनिटी मेंबर जो कि 6 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं साल भर में उनको क्रीमी लेयर में ट्रीट किया जाएगा। तो ये गलत हो गया, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में हरियाणा ने सीधे सीधे कह दिया कि भाई 6 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो तो क्रीमी लेयर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। 6 लाख से कम भी कमा रहे हो भले आप, लेकिन अगर आप IAS IPS या ऐसी किसी पोस्ट में है तो फिर आपको ऊपर कर दिया जाएगा। या फिर आप 6 लाख से अधिक कमा रहे हो और ये भले आप 6 लाख से कम कमा रहे हो, लेकिन मतलब कोई वाली बात है, सोशल एडवांसमेंट भी आपका देखा जाएगा। बिना सोशल एडवांसमेंट के आपको क्रीमी लेयर नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। तमिलनाडु लॉन्चेस 100 करोड़ अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो अब तमिलनाडु ने बेसिकली क्या है, जैसे मनरेगा होती है ना, बहुत दिनों से डिमांड भी चल रही थी कि अर्बन लाइवलीहुड स्कीम भी होनी चाहिए, अर्बन पुअर के लिए भी कोई स्कीम होनी चाहिए। तो जैसे मनरेगा जो है वो रूरल पुअर के लिए, कि रूरल पुअर अगर अनस्किल्ड वर्क करना चाहते हैं, 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। एक तो याद रखिएगा कि ये रूरल एडल्ट्स के लिए है, मनरेगा अगर आपको पता हो तो वो किसके लिए, रूरल, मैं लिख देता हूँ रूरल एडल्ट्स के लिए है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ इसमें याद रखिएगा अनस्किल्ड वर्क्स के लिए है। सेम इसी बेसिस पे अनस्किल्ड वर्क फॉर द अर्बन पुअर। अब अर्बन पुअर के लिए भी ये एक स्कीम लाने की मुहिम किसने स्टार्ट की है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। 100 करोड़ रुपए का लगभग ये प्रोजेक्ट रहेगा एंड मनरेगा जैसी स्कीम रहेगी। और इसका रीज़न क्या है कि अर्बन पॉपुलेशन जो तमिलनाडु में है दैट इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड इट वुड रीच 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बाय 2036। 2036 तक 60% पॉपुलेशन जो तमिलनाडु की है वो अर्बन एरियाज़ में रहेगी। तो काफ़ी ज़्यादा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक अर्बन मतलब कि प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी होनी चाहिए। इसके अलावा स्टेट बजट ने भी रिसेंटली एक और स्कीम अनाउंस की थी उसमें, जिसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
कलाईगनार अर्बन डेवलपमेंट स्कीम, कलाईगनार अर्बन डेवलपमेंट स्कीम। तो कलाईगनार अर्बन डेवलपमेंट स्कीम जो है वो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी हॉल, मार्केट, मॉडर्न लाइब्रेरी, ये सब कंस्ट्रक्ट किया जाएगा म्यूनिसपैलिटीज़ में एंड पंचायत टाउन्स में, ठीक है ना। तो दैट इज़ कलाईगनार स्कीम, ये भी याद रखिएगा। एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है ना। तो अब बेसिकली एक्चुअली रंगराजन कमेटी जो थी, आरबीआई फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे सी रंगराजन, उनकी एक कमेटी बनाई गई थी जिसने ये कहा था कि जो अर्बन पुअर हैं और ऐसे पुअर व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जॉब लूज़ कर दिए बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक एंड ऑल, तो उनके लिए सी रंगराजन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि बेसिकली आपको एक अर्बन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लानी चाहिए, और उसी के बेसिस पे तमिलनाडु ये चीज़ कर रहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी, आप मेरे साथ मूव करते जाइए, बहुत इजीली अपन डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे एक देखो न्यूज़ है, रागिनी संजना टुक ड्रग्स टेस्ट कन्फर्म्स। अब आप सोचेंगे कि सर ये कैसी न्यूज़ बताने लगे, है ना, मसाले वाली नहीं, मसाले वाली न्यूज़ नहीं है। इसमें एक्चुअली एक नाम है हेयर फॉलिकल टेस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि हेयर फॉलिकल टेस्ट किस लिए कंडक्ट किया जाता है। तो याद रखिएगा, हेयर फॉलिकल टेस्ट अभी रिसेंटली इन जो 2 लड़कियाँ जो हैं ये कौन, संजना एंड रागिनी, ये बेसिकली आई थिंक कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की हैं। एंड सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, CFSL बोलते हैं, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये हैदराबाद में है, सेंट्रल फॉरेंसिक्स साइंस लेबोरेटरी, जिसने कि कंफर्म किया है कि जो ये एक्टर्स है इनके हेयर फॉलिकल में ड्रग्स मिले हैं। इनके हेयर फॉलिकल में क्या मिला है, ड्रग्स मिला है। एक्चुअली हेयर फॉलिकल्स टेस्ट होता है ड्रग सैंपल्स को डिटरमाइन करने के लिए, और हेयर फॉलिकल टेस्ट के अंतर्गत जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसमें 1 साल तक आपके ड्रग सैंपल्स मिल सकते हैं। 1 साल तक आपके हेयर फॉलिकल्स में सैंपल मिल सकते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वाई ये काफ़ी कंक्लूसिव होता है और हेयर फॉलिकल टेस्ट किया गया। याद रखिएगा, आपका सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो कि कहाँ पर है, हैदराबाद में। तो दे हैव कंफर्म दैट। एंड ड्रग ट्रेसेस, देखिए लिखा भी है, ड्रग ट्रेसेस कैन बी फाउंड इन हेयर फॉर अप टू 1 ईयर, ठीक है ना, बालों में 1 साल तक मिल सकता है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, समझ में आ गया ना क्यों मैंने आपको न्यूज़ बताई। आगे मूव करते हैं, द अगली फेस ऑफ अ क्राइम फाइटिंग मूव। अब ये जो न्यूज़ है ये रिगार्डिंग रिसेंट एक टेक्नोलॉजी है जो कि इंट्रोड्यूस की जा रही है पुलिस के लिए, वो है NAFRS, जिसका नाम है नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। क्या नाम है, नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। और ये क्या करेगा, इट विल फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्राइम एंड डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स। क्या चीज़ करेगा ये, फैसिलिटेट करेगा, पुलिस को मदद करेगा इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स के इन्वेस्टिगेशन में, एंड डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है ना, डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स। अब होगा क्या इसके इम्प्लीमेंटेशन से, तो एक फंक्शन करेगा एक नेशनल लेवल सर्च प्लेटफॉर्म के रूप में। जो NAFRS है, नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है, वो एक सर्च प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा। क्या करेगा, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, और इससे फैसिलिटेट क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना, किसी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना है, चाहे मास्क लगाओ, चाहे मेकअप हो, चाहे प्लास्टिक सर्जरी करा ली हो, तो ये इन सारी चीज़ों के करने के बावजूद ये टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जा सकती है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रिमिनल्स, ठीक है ना। अब ये टेक्नोलॉजी काफ़ी इंट्रूसिव टेक्नोलॉजी है, मतलब कि कंप्यूटर एल्गोरिदम से फेशियल लैंडमार्क्स, यानी कि आपका चीक बोन्स का साइज, कंटूर्स ऑफ द लिप्स, डिस्टेंस फ्रॉम फोरहेड टू चिन, ये सारी चीज़ें मेजर करके ये डिटरमाइन करता है। लेकिन अब ऑथर ने इसमें एक इशू बताया। इशू ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है लगभग ये 70% आपकी कहना चाहिए एक्यूरेट है। इट ओनली 70% प्रोबेबिलिटी है कि ये सही आंसर आ रहा है, लेकिन 30% फिर भी ये है कि गलत व्यक्ति को भी ये फॉल्स पॉजिटिव रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो दे कैन डू अ फॉल्स पॉजिटिव एज वेल। तो ये एक टर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है। और फॉल्स पॉजिटिव अगर हुआ तो कोई व्यक्ति बिना किसी कांड किए ही वो क्रिमिनल की कैटेगरी में आ सकता है। तो काफ़ी एक निगेटिव चीज़ है ये, जिसमें कि फॉल्स पॉजिटिव का नुकसान रहता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ इसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि अब इसमें जो ये टेक्नोलॉजी है ये सारा दिन एक तरीके से सर्विलेंस करेगा। सारा दिन ये अपने अंदर डेटाबेस स्टोर करता रहेगा, फेसेस
फेसेस को रिकॉग्नाइज करता रहेगा, अलग अलग फेसेस को स्टडी करेगा, है ना, ये फेसेस को स्टडी करता जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से ये 24/7 एक तरीके से इंट्रूसिव टेक्नोलॉजी होगी, जिसमें कि हर समय ये किसी न किसी के ऊपर नज़र रख रहा है, किसी न किसी को देख रहा है, फेशियल रिकॉग्निशन ये दिमाग में अपने सेट करता जा रहा है ना। खुद की ट्रेनिंग, इसकी ट्रेनिंग भी तो हो रही है ना, इसको ट्रेन करने के लिए ये अलग अलग चेहरों को पहचान रहा है, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे फीमेल हो, चाहे एथनिक माइनॉरिटी हो, है ना। एंड इसके अलावा एक और चीज़ है कि जैसे ये जो 24/7 एक तरीके से कहना चाहिए सर्विलेंस हो रहा है, तो एक तरीके से ये काफ़ी राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट में, दिस इज अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी एज वेल। अब NAFRS जो है वो कलेक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा एंड स्टोर करेगा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को, जैसे फेशियल बायोमेट्रिक्स हो गए, इनको स्टोर करेगा। तो परमानेंटली ना भी करे तो भी लंबे समय तक के लिए करेगा। अब ये भी राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि कब तक आपको स्टोर करना, उसके बाद कब डिलीट कर देना है आपको वो डेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना ये सारी चीज़ें। एंड आपको ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव हो, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव ना हो, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव हो, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि KS पुट्टास्वामी जो केस था, राइट टू प्राइवेसी का केस है, उसमें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टेप्स बताए गए हैं, जिसमें कि आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कोई जो लॉ है वो मतलब कि कहना चाहिए कि सही लॉ है या नहीं है। तो इसके लिए एक रीजनेबिलिटी या कहना चाहिए यानी प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट होता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट क्या बोलता है कि पहली चीज़ तो जो लॉ आया है आपका, वो किसी स्टैट्यूट के थ्रू आना चाहिए, प्रॉपर स्टैट्यूट के थ्रू आना चाहिए, तो NAFRS वहाँ फेल कर जाता है। दूसरा, आपका जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल होना चाहिए। तो इसके अलावा तीसरी चीज़, वो जो टेक्नोलॉजी है वो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव होनी चाहिए, लीस्ट इंट्रूसिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये टेस्ट भी फेल कर जाता है, क्योंकि ये मतलब इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए, तभी आपको वो चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है। तो इसके तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। इस कारण से कहना चाहिए कि जो KS पुट्टास्वामी में टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, उसको NAFRS जो है वो फेल कर जाता है, उसको NAFRS फेल कर जाता है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। अब NAFRS जो है वो एक तरीके से 24/7 CCTV फुटेज की तरह काम करेगा, जो कि आपके, लेकिन CCTV फुटेज क्या करता है, वो सिर्फ स्टोर करता है, मतलब उसको स्टडी नहीं करता, एनालाइज नहीं करता है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये इसको स्टडी और एनालाइज करना शुरू कर देगी। तो एक एनोनिमिटी का जो फैक्टर था, वो एनोनिमिटी का फैक्टर हट जाएगा। और इस कारण से ऑथर ने एक और प्रॉब्लम बोली कि जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो एनोनिमिटी में रह करके थोड़ा काम करना चाहती हैं, जो इतना लाइमलाइट में नहीं आना चाहती हैं, उनके लोग जो उनके मेंबर्स हैं वो लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, वो लाइमलाइट में आ जाएंगे। और जब ये टेक्नोलॉजी उनको स्टोर कर लेगी, उनके डेटा को और उनके बिहेवियर को, तो उनको हो सकता है क्रिमिनल भी रिकॉग्नाइज करने लगे कल को। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ वेरी वेरी मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और ऐसे में काफ़ी लोग जो है वो मतलब फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स निगेटिव, या तो कुछ लोग फंस जाएंगे या तो कुछ लोग बच जाएंगे, ठीक है ना। सो दैट विल हैपन अ लॉट एंड इट इज़ अ वेरी मतलब हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। जो कंट्री के सिटीजन्स, उनके राइट्स के ऊपर एक तरीके से कुठाराघात है ये, है ना। दैट शुड नॉट हैपन। और इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो है 1:n मैचिंग बोलते हैं, मतलब कि आपके डेटाबेस में बहुत सारे चेहरे स्टोर हैं, आपके डेटाबेस में बहुत सारे चेहरे स्टोर हैं, और इसमें 1:n मैचिंग की जाती है। फिर आपको पता लगाया जाता है कि किस तरह आप कौन हो कौन नहीं हो, है ना, डेटाबेस से मैच किया जाता है। तो यहाँ पे दैट इज द थिंग। अब ऑथर ने यहाँ पे कुछ सजेशन बताएंगे क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो आप इसको लॉ की तरह लेके आए। पहली चीज़ तो अगर आपको लाना भी तो स्टैट्यूट में प्रॉपर आप इसको डिस्कशन करें पार्लियामेंट में एंड लॉ बनाइए। पहले लॉ जब आप बनाएंगे तो प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर आप इसको प्रॉपर गाइडलाइंस दीजिए, है ना। जो भी बड़ी कंट्री, चाहे USA हो चाहे UK हो, वहाँ पे तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी अब बंद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास चल रहे हैं कि उनको बंद किया जाए, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक्स को, चाहे USA हो चाहे UK हो। लेकिन इंडिया में चलो आ भी रहा है तो प्रॉपर कम से कम गाइडलाइंस के साथ तो आए। तो एक गाइडलाइंस की ज़रूरत है ताकि इसका एब्यूज़ ना हो, इसका मिसयूज़ ना हो, है ना। डेटा प्राइवेसी के बारे में देखना ज़रूरी कि किस तरीके से डेटा स्टोर रहेगा, कब तक स्टोर रहेगा, कब डिलीट किया जाएगा, ताकि गवर्नमेंट जो है वो अथॉरिटेरियन ना हो। इसके अलावा पुलिस को अगर आप इतनी अनरिस्ट्रिक्टिव पावर दे देंगे तो काफ़ी ज़्यादा उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर ये सब होना चाहिए ताकि उनको समझ में आए कि किस तरीके से इसको करना है, ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग्स विच आर हेयर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, क्लाइमेट चेंज अ कैटलिस्ट फॉर आर्कटिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जो पहले तो आर्कटिक के बारे में बताया कि 8 कंट्रीज हैं जो कि डायरेक्ट एक्सेस है आर्कटिक रिसोर्सेज को। वो हैं कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। कौन सी 8 कंट्रीज है जिनको आर्कटिक की डायरेक्ट एक्सेस है? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा
6 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था आर्कटिक काउंसिल को। पहले तो ये 8 मेंबर हो गए आर्कटिक काउंसिल के, बाकी जो 6 कंट्रीज ऑब्जर्वर हैं जिसमें चाइना, जापान, इंडिया, इटली, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर आ गया। अब ये जो ऑथर हैं, आई डोंट नो, तात्याना बेलुसोवा, इन्होंने किस तरीके से 8 और 6 को जोड़ के 13 कर दिया है, तो आई डोंट नो हाउ दे हैव रिटन दिस। कुछ और दिमाग में था तो कुछ और लिखना चाहिए था। अब इन्होंने ऊपर 8 कंट्री लिखी, फिर नीचे 6 कंट्री लिखी और 13 लिख दिया। तो ये वो बच्चे हैं जो स्कूल मिस करते हैं, फिर बोलते हैं कि हमको तो सब आता है ना। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की एडिशन वाली, और अब 8 + 6 बोल रहे हैं, उनको 13 हो गए। तो हो सकता है कोई और रीज़न हो उनका 13 लिखने का, लेकिन एटलीस्ट 8 और 6 लिख के 13 तो नहीं लिखना चाहिए था ना, ये पचाने वाली बात नहीं है। अक्टूबर 1987 में कोला पेनिनसुला विजिट कर रहे थे मिखाइल गोब्राचेव, तब उन्होंने कहा था कि कोल्ड वॉर एरा ख़त्म हो रहा है एंड जोन ऑफ पीस, आर्कटिक में जोन ऑफ पीस आ रही है। तो ये मिखाइल गोब्राचेव का स्टेटमेंट है, दैट इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। एंड इसके अलावा ऑथर ने ये कहा कि धीरे धीरे आर्कटिक में रशिया ने फिर से अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा नाटक करना शुरू कर दिया। चाहे वो आपने देखा होगा कि 2014 में यूक्रेन क्राइसिस हो, फिर क्रीमियन क्राइसिस है, इन सब में रशिया ने काफ़ी एक एरोगेंट मतलब कि मोड अपनाया, जिसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा अलग किया गया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अमेरिका ने उनको साइडलाइन करने की कोशिश की। तो रशिया जो एक रूल ब्रेकर के रूप में या रिविजनिस्ट पावर के रूप में उभर के सामने आया। दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेज। ऑथर लेकिन ये कह रहा है कि जो आर्कटिक रीजन है उसमें कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो कोऑपरेशन क्यों आएगा? वो कोऑपरेशन ऐसे आएगा कि जो क्लाइमेट चेंज है वो आर्कटिक को कहीं ना कहीं चेंज कर रहा है, आर्कटिक को कहीं ना कहीं मेल्ट करता जा रहा है। इसका एक और इम्पैक्ट ऑथर ने बताया कि क्लाइमेट चेंज के कारण ही आपने देखा होगा कि रिसेंटली इतने ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स हुए हैं, स्पेशली जो ठंडी जगह है वहाँ पर फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं, जहाँ पे कैलिफोर्निया हो गया, ये सब रीजन्स हो गए, यहाँ पर फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं इतने ज़्यादा। तो ऑथर का ये कहना है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जो कि इन सारे कंट्रीज़ को, इन सारी आर्कटिक पावर को जोड़ने का काम करे, इनको कोलैबोरेट कराने का काम करे, कोऑपरेट करवाने का काम करे। दैट इज़ व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि वर्ल्ड क्लाइमेट सिक्योरिटी रिपोर्ट 2020 जो थी, वर्ल्ड क्लाइमेट सिक्योरिटी रिपोर्ट 2020, ये पहली रिपोर्ट थी एक्सपर्ट ग्रुप की जो कि इंटरनेशनल मिलिट्री काउंसिल ऑन क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी बनाई गई है। इंटरनेशनल मिलिट्री काउंसिल ऑन क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी, IMCCS बनाया गया है। इसने बोला है द आर्कटिक इज वार्मिंग नियरली ट्वाइस एज फास्ट एज द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट। तो इसने कहा है कि जो आर्कटिक है वो वार्म हो रहा है नियरली ट्वाइस एज फास्ट एज द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट, एंड काफ़ी ज़्यादा गर्म होता जा रहा है आर्कटिक। एंड ये जो आर्कटिक का गर्म होना है वो वर्ल्ड के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि अगर ये मेल्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका जितना भी सी लेवल राइज और इससे जो नुकसान होगा कोस्टल रीजन्स को, वो एक अनप्रेसिडेंटेड नुकसान होगा, दैट विल बी इन ह्यूज अमाउंट, ठीक है ना। सो कुल मिलाकर के ऑथर ने यह कहा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आर्कटिक रीजन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्लाइमेट चेंज जो है उसको रोकने के लिए हो सकता है ये सारी कंट्रीज जो आर्कटिक काउंसिल की कंट्रीज हैं ये कोलैबोरेट कर जाएं। द लीगल चैलेंजेस इन रिकग्निशन ऑफ तालिबान। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि तालिबान को रिकग्नाइज करने के लिए क्या तालिबान को रिकग्नाइज किया जाता है, किया जा सकता है? तो ऑथर ने कहा कि बिल्कुल किया जा सकता है। पहली चीज़ तो रशिया चाइना जो है वो उनके फेवर में है, USA ऑलरेडी मतलब USA के कारण ही तालिबान पावर में आया ही है, क्योंकि USA अगर नहीं हटा होता तो शायद तालिबान पावर में नहीं आता। तो रिकग्नाइज करना आसान है। रिकग्नाइज करने के लिए ऑथर ने यहाँ पे 2 थ्योरीज दी हैं, 2 टेस्ट दिए हैं। पहला टेस्ट है टेस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस। टेस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस देखो क्या बोलता है। टेस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस बोलता है कि अगर किसी गवर्नमेंट को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो आप बस ये डिटरमाइन करिए कि क्या वो गवर्नमेंट जो है वो इफेक्टिवली उस जगह की पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है या नहीं कंट्रोल करती है। तो टेस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल टेस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस में तालिबान पास हो जाएगा, क्योंकि वो तालिबान की पॉपुलेशन को, जो अफगानिस्तान की पॉपुलेशन है उसको इफेक्टिवली कंट्रोल भी करती है, वहाँ की टेरिटरी को होल्ड भी करके रखी है, एंड पॉपुलेशन जो है, इंस्टीट्यूशंस जो है, बैंकिंग जो सिस्टम है, उन सबको लीड कर रही है इस समय तालिबान।
दूसरा एक टेस्ट होता है टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं। तो अगर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी को बेसिस बनाया जाए तो ज़रूर ये टेस्ट फेल कर जाएगा तालिबान की गवर्नमेंट। तो ऑथर ने कहा कि टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी एक टेस्ट है। टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी ज़रूर ये फुलफिल नहीं करता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है डेमोक्रेटिक सेटअप के रूप में तो आया नहीं है तालिबान, तो टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी नहीं करता है। लेकिन हाँ, टेस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस ज़रूर ये फॉलो करता है। ऑथर ने कहा है कि इंडिया के लिए क्या ऑप्शन है। तो ऑथर ने सबसे पहले कहा है इंडिया के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन तो ये है कि वो तालिबान, देखो यहाँ पे है तालिबान जो है वो एक ब्रूटल एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाला एक ग्रुप है, ठीक है ना। तो इंडिया अपने राइट्स में है अगर वो इसको रिकॉग्नाइज ना करे, अगर तालिबान रजीम को रिकॉग्नाइज ना भी करे इंडिया तो अपने राइट्स में, लेकिन तालिबान के साथ इंगेज करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर तरीका निकालना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने पैसा बहुत खर्च कर लिया है तालिबान के पीछे, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, एंड तालिबान की एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अगर आपको पाकिस्तान को बाईपास करना है कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया जाने के लिए तो आपको फिर तालिबान के रूट से ही जाना पड़ेगा, एंड अगर आप तालिबान के रूट को अफगानिस्तान के रूट से ही जाना पड़ेगा, एंड अगर आपको अफगानिस्तान के रूट से जाना है तो कहीं ना कहीं आपको तालिबान से बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। And India should adopt a clear policy that it will deal with the Taliban simply because it is the de facto government, not because it is a legitimate one. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया क्या क्लियर कर सकता है। इंडिया ये क्लियर कर सकता है कि हम तालिबान के साथ इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि तालिबान de facto गवर्नमेंट है, de facto गवर्नमेंट है, बाई फैक्ट गवर्नमेंट है, नॉट बाई de jure गवर्नमेंट। तो de facto गवर्नमेंट है, इसलिए इंडिया बात करेगा तालिबान से, ना कि इसलिए कि तालिबान को वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानता है। तो ये एक चीज़ है जो कि इंडिया क्लियर कर सकता है। लेकिन हाँ, कोऑपरेशन करना, आपको उनसे बात करनी ज़रूर पड़ेगी क्योंकि आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो गया है, एंड दैट इज़ द थिंग। अब यहाँ पे जो अगली चीज़ देखो लिखी है, डाटा पॉइंट वैकेंट सीट्स जस्टिस डिलेड। अब ये जो है कि इंडिया में ऐसा है कि मोर देन 4 आउट ऑफ एवरी 10 पोस्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस हैव रिमेन्ड वैकेंट एज ऑन August 1। अब ये जो वैकेंसी है इससे कारण क्या होगा, ये वैकेंसी के कारण बहुत सारे केसेज जो कि सुने नहीं जाएंगे, एंड ओवरऑल 41% ऑफ द एक्टिव केसेज इन हाई कोर्ट हैव बीन पेंडिंग जजमेंट फॉर मोर देन 5 ईयर्स। 41%, 41% केसेज ऐसे हैं हाई कोर्ट में जिनके जजमेंट 5 साल से ज़्यादा रुके हुए हैं। अब सोचो 5 साल तक अगर जजमेंट नहीं होगा तो व्यक्ति को क्या क्या खाक मतलब कि उसका राइट मिलेगा और व्यक्ति को क्या खाक जस्टिस मिलेगा। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ एक्सट्रीम, और ये काफ़ी ज़्यादा है। और बहुत सारे पोस्ट अनफुलफिल्ड, इस कारण से अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और इससे ओवर क्राउडिंग भी बढ़ती है ना, जेलों के अंदर भी ओवर क्राउडिंग बढ़ती है। मैं आपको मध्य प्रदेश का जेल डेटा दे सकता हूँ। मध्य प्रदेश में अगर 29,000 की कैपेसिटी है तो इसके अगेंस्ट 50,000 मतलब प्रिजनर्स बंद हैं। 29,000 की कैपेसिटी में 50,000 प्रिजनर्स बंद हैं मध्य प्रदेश की जेलों में। और ऐसा ही मतलब ये 2 टाइम्स लगभग 1.9 टाइम्स जो ओवर क्राउडिंग है ये हर स्टेट में है। तो ये एक्सटेंट है कहना चाहिए। उत्तर प्रदेश की तो आप देखेंगे तो और ज़्यादा है ओवर क्राउडिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड पुतिन विल डिस्कस द क्राइसिस इन अफगानिस्तान। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड पुतिन आर डिस्कसिंग द क्राइसिस इन अफगानिस्तान, एंड अफगानिस्तान का फ्यूचर किस तरीके से कैसे कोलैबोरेट करना है इंडिया रशिया को, इसके लिए डिस्कस कर रहे थे, है ना। एंड वैसे रशिया और चाइना ने तो तालिबान को लेजिटिमेट मान लिया है। आई थिंक इंडिया को भी वही करना चाहिए। लेजिटिमेट भले ना माने लेकिन बातचीत करना तो शुरू कर दो मेरे भाइयों, है ना। और रशिया चाइना ने तो अपनी एम्बेसी खाली नहीं की, आपने तो अपनी एम्बेसी भी खाली कर ली। आप उसके क्या नाम था उसका, हसन रूहानी के चक्कर में थे, नहीं सॉरी नॉट हसन रूहानी, अशरफ घनी, हाँ ओके। सो आप अशरफ घनी के चक्कर में थे, और अशरफ घनी ने ऐसा आपको मतलब ऐसा बेवकूफ़ बनाया, आपको तो बनाया उसने तो अफगानिस्तान को भी बेवकूफ़ बना दिया। जैसे ये लोग आए वैसे भाग गए, है ना। तो और क्या कह रहा है कि मैंने इसलिए भागा ताकि आप लोग बच सको, तो मतलब खुद को ग्लोरीफाई उसमें भी कर लिया उसने। S-400 एयर डिफेंस डील ऑन ट्रैक, रॉस्टेक। अब यहाँ पे रशिया और इंडिया के बीच में एक इंपॉर्टेंट डील हो रही है S-400 क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। S-400 क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है, और S-400 आपका ट्रायम्फ है, TRIUMF। तो ट्रायम्फ है इसका नाम दूसरा, और इसको एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। हम ये रशिया से लेने वाले थे लेकिन काटसा के कारण हम इसको नहीं ले पा रहे थे। काटसा क्या है,
काटसा है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। काटसा क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जिसमें अमेरिका ये कसम देता है हर कंट्री को कि तुम कसम खाओ, माँ कसम खाओ कि तुम रशिया, नॉर्थ कोरिया ऐसी कंट्री से डीलिंग नहीं करोगे, ऐसी कंट्री से बात नहीं करोगे। तो जो अमेरिका है वो अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को क्या बोल रहा है कि आप कसम खाओ कि आप इनसे बात नहीं करोगे। और ये बाकी जो ये हैं ये कसम भी खा लेते हैं। इंडिया ने भी कसम खा ली थी बीच में कि ठीक है हम भी नहीं करेंगे। इस चक्कर में ईरान से, इस चक्कर में नॉर्थ कोरिया चलो ठीक ही है, नॉर्थ कोरिया से तो करनी भी नहीं चाहिए, नॉर्थ कोरिया तो अपने आप में एक दैत्य ही है। एंड रशिया से, लेकिन इंडिया रशिया का पुराना दोस्त रहा है ना, पुरानी दोस्ती रही है। अब नए उसके चक्कर में आप पुरानी दोस्ती थोड़ी तोड़ देते हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज़ वाई अब ये कसम इंडिया तोड़ रहा है और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहा है। तालिबान मस्ट गारंटी सेफ पैसेज G7। अब G7 कंट्रीज़ ने ये कह दिया है। अब G7 तो अपनी पैसेज का सोचने लगा है, उसको बाकी चीज़ें उसको दिमाग में नहीं आ रही है। वो सोच रहा है कि हम सही से निकल जाएं बस यहाँ से। तो अब वो सोच रहे हैं कि हमें गारंटी दो कि हम 31 अगस्त के बाद में अगर निकलें, इवैक्यूएट कराएं, तो आप हमको ढंग से निकल जाने दोगे, है ना, हमको घेरोगे नहीं। और G7 मेंबर कौन कौन आते हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA। सोचो G7 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, जापान, USA। फिर भी ये पूछ रहे हैं तालिबान से कि भैया निकल जाने दो प्लीज़, है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ अगेन इन न्यूज़। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड आपको समझ में आ गया होगा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया हो। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।